हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसएससी परीक्षा में पूछे गए मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन मैंने लिया है क्षेत्रफल चैप्टर से, और ये क्वेश्चन एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी परीक्षा 2012 में पूछा भी गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 19, 11, 13 है। यदि लंबाई ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है तो घनाभ का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आपको एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। कितना? 19, 11, 13। तो हम इसे अनुपात में लिख लेते हैं और साथ में लगाते हैं यहाँ x। 19x, 11x और 13x। ठीक है। अब उसने क्या कहा, लंबाई ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है। जब भी दोस्तों तुलना की जाए, ठीक है ना, जब भी तुलना की जाए और अधिक कम की बात हो, जब भी तुलना की जाए, देखिए तुलना कर रहा है ना, लंबाई ऊंचाई से अधिक है, तुलना कर रहा है, और अधिक या फिर कम कहे तो हमेशा आप अंतर कर दीजिए, हमेशा अंतर। कैसे? देखिए लंबाई ऊंचाई से 30 अधिक है तो लंबाई ऊंचाई का आप अंतर कर दीजिए, बड़े में से छोटा घटाएंगे। देखिए 19x माइनस 13x बराबर 30। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। कैसे लिखा देखिए, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए लंबाई कितनी है दोस्तों इसकी, 19x, और ऊंचाई कितनी है, 13x। अब देखिए क्या कह रहा है, लंबाई ऊंचाई से 30 ज्यादा है, लंबाई ऊंचाई से 30 ज्यादा है। तो दोस्तों ये तो 30 ज्यादा है, लेकिन जब हम बराबर करते हैं इसे तो हमेशा अपोजिट वाले में जोड़ते हैं। ठीक है ना, मैं आपको कई बार ये बात बता चुका हूं। जब भी हम बराबर करते हैं तो हमेशा अपोजिट वाले में जोड़ते हैं, क्योंकि लंबाई तो 30 अधिक है ही, लेकिन बराबर करने के लिए हम इसमें 30 जोड़ेंगे तभी तो ये बराबर होगा। देखिए इसको उठा के हम बराबर किस तरफ लाएंगे, एक्स वाले पद को। 19 माइनस एक्स माइनस का 13, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा ये बराबर 30। तो देखिए मैंने वही चीज़ तो आपको डायरेक्ट सिखाई कि जब भी तुलना कर रहा हो और अधिक या कम कहे तो हमेशा अंतर कर दीजिए। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 19 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 6x बराबर में 30। 6 के पार से 30 कट जाएगा, ये 6 पंजे 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के मान निकाल सकते हैं। देखिए इस x का मान यहाँ रखेंगे हम, तो 19 पंजे ये हो जाएगा आपका 95, तो l आ गया आपका 95। फिर देखिए इस x का मान यहाँ रखेंगे हम b में, तो देखिए 11 पंजे 55, तो b कितना आ गया, 55। फिर देखिए इस x का मान h में रखेंगे, तो 13 पंजे 65, तो h कितना आ गया, 65। अब आपके पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। आपको निकालना क्या है, घनाभ का आयतन। बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको पता होगा घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है दोस्तों, घनाभ का आयतन ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो बस आपको यहाँ मान रखना है और गुणा करना है। हाँ, सवाल इजी जरूर है, लेकिन ये गुणा थोड़ा बड़ा लगेगा आपको। देखिए लंबाई कितनी है, 95, चौड़ाई कितनी है, 55, और ऊंचाई कितनी है, 65। तो आपको गुणा करना है। देखिए सबसे पहले हम करेंगे इन दोनों का गुणा, ठीक है ना। देखिए पहले इनका गुणा कर लेते हैं। 55 25, यहाँ से लगी 2, 5 नाम 45 और 2 47। इसी को फिर से लिख देते हैं, 5 7 4, जोड़ते हैं। देखिए 5 7 5 12, यहाँ से लगी 1, यहाँ जाएंगे 8 12 और 5, तो 95 और 55 का गुणा किया तो कितना मिला हमें, 52 25। अब इसमें गुणा करना है दोस्तों 65 का। कितने का, 65 का गुणा करना है। तो चलिए 65 का गुणा कर लेते हैं हम। 55 25, यहाँ से लगी 2, 5 2 10 और 2 12, यहाँ से लगी 1, 5 2 10 11, यहाँ से लगी 1, 5 25 26। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 का गुणा करते हैं। 6 पंजे 30, यहाँ से लगी 3, 6 दूनी 12 15, यहाँ से लगी 1, 6 दूनी 12 और 1 13, यहाँ से लगी 1, 6 पंजे 30 और 1 31। जोड़ते हैं दोस्तों, इसे कितना आएगा, देखिए 5 2 6 9 3 3, यानी कि इसका राइट आंसर है 33 96 25। ठीक है ना, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। देखिए मैं इसको सरका देता हूँ थोड़ा सा, इस सॉल्विंग का भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये क्वेश्चन मैंने लिया है धारा नाव से, यानी कि बोट एंड स्ट्रीम से।
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक नाव 10 घंटों में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर चल पाती है और धारा के विरुद्ध 15 घंटों में 75 किलोमीटर चल पाती है, तो धारा की गति क्या होगी। दोस्तों जब भी मैं आपको धारणाओं के सवाल करवाता हूं तो मैं आपको फॉर्मूले जरूर दिखाता हूं, जिससे कि आपको प्रैक्टिस करते करते ये फॉर्मूले याद हो जाएं। लगभग 20 क्वेश्चन हम अब तक क्लासों में सॉल्व कर चुके हैं, रेलवे में भी और एसएससी के सेट में भी। तो देखिए धारा की दिशा में चाल होती है दोस्तों, इसे हम एक्स से प्रेजेंट करते हैं, क्या होती है, शांत जल में चाल प्लस धारा का वेग, ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं एक्स बराबर एस प्लस वी। दूसरा है धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होती है, शांत जल में चाल माइनस धारा का वेग, ठीक है, इसे बोलते हैं हम वाई और एस और माइनस बी। अब देखिए शांत जल में नाव की चाल क्या होती है, एस बराबर एक्स प्लस वाई अपॉन टू। एक्स क्या है, धारा की दिशा में चाल, और वाई क्या है, धारा की विपरीत चाल। इसी प्रकार धारा का वेग है क्या है, एक्स माइनस वाई अपॉन टू। एक्स क्या होता है, एक्स होता है दोस्तों धारा की दिशा में चाल, और वाई क्या होता है, वाई क्या होता है, धारा की विपरीत चाल। देखिए हम सवाल को लगाते हैं, फिर मैं आपको दोबारा फॉर्मूले दिखाऊंगा। देखिए ये 10 घंटे में 100 किलोमीटर चल रहा है धारा की दिशा में, तो यहाँ दूरी दे रखी है, समय दे रखा है, तो हम चाल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो धारा की दिशा में पहले हम चाल निकालेंगे, धारा की दिशा में चाल, इसे हम करते हैं एक्स से प्रेजेंट, ठीक है। देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है ना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी जा रहा है, ये 100, और समय कितना ले रहा है, 10 घंटे। आगे सॉल्व करते हैं इसे, 0 से 0 कैंसिल, 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई धारा की दिशा में। अब हम निकालेंगे धारा की विपरीत चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल, इसे करते हैं y से प्रेजेंट, ठीक है ना। धारा की विपरीत दिशा में चाल, इसे y से प्रेजेंट करते हैं। अब देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय, तो अब कितनी दूरी जा रहा है, विरुद्ध के लीजिए या विपरीत के लीजिए, कितनी दूरी जा रहा है, 75। समय कितना ले रहा है, 15 घंटे। काटते हैं देखिए इसे, 15 5 75, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई, ठीक है। देखिए आपके पास धारा की दिशा में चाल आ गई और धारा की विपरीत भी चाल आ गई। देखिए धारा की दिशा में चाल आ गई एक्स, और धारा की विपरीत चाल भी आ गई वाई। पूछा क्या उसने, धारा की गति। दोस्तों धारा की गति कह लीजिए या फिर धारा का वेग कह लीजिए, एक ही बात है। धारा का वेग क्या होता है, देखिए धारा का वेग होता है v बराबर एक्स माइनस वाई अपॉन टू। क्या होता है धारा का वेग, धारा का वेग कह लीजिए या धारा की गति क्या होता है, v बराबर एक्स माइनस वाई अपॉन टू, यही होता है ना। x क्या है, धारा की दिशा में चाल, और y क्या है, धारा की विपरीत चाल। तो चलिए मान रखते हैं हम, x का मान कितना है 10, y का मान कितना है 5, तो माइनस का 5 बटे में 2। आगे सोल्व करते हैं इसे, 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, बटे में 2 है। अब 5 को हम 2 से काटें, कितना आएगा दोस्तों, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन मैंने लिया है लाभार्थी से। क्वेश्चन है, एक टेप रिकॉर्डर 10% के लाभ पर 935 रुपए में बेचा जाता है। यदि यह 835 रुपए में बेचा जाता तो वास्तविक हानि कितनी होती। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक टेप रिकॉर्डर को 10% के लाभ पर उसने बेचा, कितने पर, 10% के लाभ पर। कितने का बेचा है, 935 का, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ से हम इसका कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, यानी कि क्रय मूल्य। तो देखिए मैं आपको बार बार जब भी लाभ हानि के सवाल लगाता हूँ तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला बताता हूँ दोस्तों। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस माइनस % बराबर सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस का मतलब है गुणा। देखिए जब लाभ होता है तो 100 में हम जोड़ते हैं, ठीक है ना। जब लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं, और जब हानि होती है तो 100 में से घटाते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है 10% का, तो हम जोड़ देंगे 100 में, कितना हो जाएगा 110% बराबर सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य कितने का बेच रहा है, 935 में। इसको बराबर में रख देते हैं। देखिए यहाँ से देखिए परसेंट को जब हम हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100, एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 11 के पार से हम काटते हैं, देखिए 11 8 88, 5 बचेगा, 5 उतारेंगे दोबारा, 11 पंजे 55, यानी कि ये कट सकता है इससे 85 बार।
ये 10 जो है ना यहाँ क्रॉस गुणा में ऊपर जाएगा, यानी कि इसका यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया दोस्तों, यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया 850 रुपये। ठीक है ना। 10% पर 10% के लाभ पर जब उसे 935 रुपये में बेचा जाता है तो यहाँ पर हमने उसका निकाल लिया कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। उसने आपसे क्या कहा, यदि इसे 835 में बेचा जाता, सॉरी दोस्तों, उसने आपसे कहा है यदि इसे 835 रुपये में बेचा जाता, कितने का बेचा जाता, कितने का सेल किया जाता, 835 रुपये में, तो उससे वास्तविक हानि कितनी होती। यानी कि देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है 850 और बेच कितने का रहा है 835 का। इसका मतलब है दोस्तों उसे हानि हो रही है। कितनी हानि हो रही है, इसका हम अंतर कर देते हैं। तो इन दोनों का अंतर करेंगे कितना आएगा 850 माइनस 835, यानी कि इसका अंतर आएगा दोस्तों 15 रुपये। तो उससे वास्तविक हानि कितनी हो रही है 15 रुपये की, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैंने लिया है चक्रवर्ती ब्याज से और ये क्वेश्चन एसएससी ऑनलाइन सीपीओ परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2400 रुपये पर वार्षिक संयोजन द्वारा 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में मिलने वाला चक्रवर्ती ब्याज रुपए में क्या होगा। यानी कि यहाँ पर हमको सीआई निकालना है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ आपको दे रखा है मूलधन, कितना दे रखा है मूलधन 2400 रुपये। ठीक है, दर कितनी दे रखी है, आर कितना है 20% और समय कितना है यानी कि टी 2 वर्ष, और आपको निकालना क्या है सीआई। तो दोस्तों बेसिक क्वेश्चन है, मैं आपको सीआई कई बार क्वेश्चन करा चुका हूं, तो इसे हम निकालेंगे दर से। इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे दर वाले तरीके से, यानी कि दर से। देखिए दर कितनी है 20%। इस 20% को क्या मैं लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं 1/5 लिख सकता हूं ना दोस्तों। कैसे, देखिए 20%, जब हम परसेंट को हटाते हैं तो नीचे कितना आता है 100, काटिए 20 पंजे, यानी कि 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी कि हम 20% को लिख सकते हैं 1/5। 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5। अब ध्यान से सुनिएगा, नीचे वाली संख्या को हम मानते हैं मूलधन, यानी कि हर, अंश बटे हर है ना, ये नीचे वाली संख्या को मानते हैं मूलधन, और ये है ब्याज। क्या है ये ब्याज। तो मैं कह सकता हूं 5 रुपये पर 1 रुपये क्या है ब्याज। अब ध्यान से देखिएगा, जब हम मूलधन को ब्याज में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा मिश्रधन बनेगा ना। जब मूलधन में ब्याज को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा मिश्रधन। मैंने क्या बोला, इसे हम मूलधन मानते हैं, मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे क्या बनेगा मिश्रधन। तो देखिए मिश्रधन कितना हो जाएगा 6, यानी कि आपके पास मूलधन और मिश्रधन का अनुपात आ गया। देखिए मूलधन कितना है 5 और दोनों को जोड़ेंगे मूलधन और ब्याज को कितना आ गया, मिश्रधन कितना आ गया 6। अब देखिए समय यहाँ पर कितना है दोस्तों 2 वर्ष। यदि 2 वर्ष है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए 2 वर्ष है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अगर 3 वर्ष होता तो हम क्यों कर देते। देखिए कितना हो जाएगा स्क्वायर 5 25 और 6 6 36। देखिए हमने इसको लिया है दोस्तों अनुपात में, तो हम यहाँ x भी लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए मूलधन कितना है 25x अनुपात में, और यहाँ मूलधन कितना दे रखा है आपको 2400 रुपये। ध्यान से देखिए मूलधन कितना है 25x और यहाँ कितना दे रखा है 2400 रुपये। तो हम इसको बराबर कर देंगे। देखिए 25x को हम बराबर कर देंगे 2400 के। अब काट के देखते हैं, देखिए 5 के पार से कटेगा ये, हाँ कटेगा। देखिए 5 25, 5 चौके 20, 4 बचा 5 अट्ठे 40 और 0। फिर काटते हैं 5 नाम 45, 3 5 छिक्का 30, यानी कि दोस्तों ये कट गया आपका 96 बार। कितनी बार 96 बार। तो x की वैल्यू आ गई 96। अब आपसे कुछ भी पूछे आप यहाँ बता सकते हैं। देखिए आप यहाँ मिश्रधन भी बता सकते हैं, x का मान यहाँ रख दीजिए। आप मूलधन भी बता सकते हैं। आपसे पूछा क्या यहाँ चक्रवर्ती ब्याज। तो देखिए जब हम मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे तो क्या निकलेगा चक्रवर्ती ब्याज। तो देखिए मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे, देखिए मिश्रधन में से मूलधन को घटा रहा हूं मैं, तो क्या निकलेगा चक्रवर्ती ब्याज। कितना आएगा ये 11x। अब आपको करना क्या है, यहाँ केवल x की वैल्यू रख देनी है, तो रख देते हैं। देखिए 11 गुणे 96, तो गुणा करते हैं 11 छिक्का 66, हाथ लगी 6, 11 नंबर 99, 99 और 6 105, यानी कि इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों 1056, 1056। तो इसका चक्रवर्ती ब्याज कितना आया 1056, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को मैंने लिया है भिन्न चैप्टर से और क्वेश्चन एसएससी परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1008 का 21/24 का 5/9 का 4/7 का 3/5 बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा? तो देखिए हम सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है, 1008 का मतलब है गुणा, 21/24 का मतलब फिर गुणा, 5/9 का मतलब क्या, गुणा लगाते हैं, का की जगह क्या लगाते हैं, गुणा, 4/7 का यानी कि गुणा, 3/5 किसके बराबर होगा? तो देखिए हम इसे सोल्व करते हैं। 5 के पाड़े से 5 कैंसिल, ठीक है। 7 के पाड़े से 21, देखिए 7 तिया 21, ठीक है। 3 त्रिका 9 और 3 से 3 कैंसिल। अब क्या बच रहा है यहाँ बच रहा है 4 और 24। देखिए 4 के पाड़े से काट सकते हैं, 4 6 24। इसे हम और भी छोटा कर सकते हैं। देखिए 2 के पाड़े से 3 बार और 2 के पाड़े से कटेगा 504 बार। देखिए 504, तो कितना बचा दोस्तों? ये बचा आपके पास 504/3। अब केवल आपको भाग देना है। देखिए 3 एकम 3, 2 बचेगा, 0 उतारेंगे, 3 6 18, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24, यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा 168। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैंने लिया है इसे सिंप्लीफिकेशन से, और याद रखिएगा एग्जाम में छोटे छोटे सवाल जब हमें दिखते हैं तो हमको लगता है ये इजी है और जल्दी हम इन्हें करने की कोशिश करते हैं, और सबसे ज्यादा गलतियां हम एग्जाम में यही करके आते हैं। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन में जिन बच्चों को नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, आप हमेशा याद रखिएगा बॉड मास का नियम। बॉड मास का नियम कैसे? देखिए बी फॉर ब्रैकेट, ओ का मतलब है ऑफ यानी कि का, डी मतलब डिवाइड यानी कि भाग, एम मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, ए मतलब ऐड यानी कि जोड़, और ऐड एस मतलब सबट्रैक्ट यानी कि घटाना। दोस्तों हमेशा चाहे छोटा सवाल हो या बड़ा सवाल हो, हमेशा आपको इसी नियम को लेके चलना है। आप कभी भी इस सवाल में या इससे बड़ा भी सवाल कभी करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले क्या देखते हैं, ब्रैकेट। यहाँ ब्रैकेट है, नहीं है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ऑफ यानी कि का, यहाँ पर कहीं पे का लिखा हुआ है, नहीं लिखा, आगे बढ़ते हैं। का के बाद आता है दोस्तों भाग यानी कि डिवाइड, यहाँ है, हाँ है, देखिए ये रहा भाग। तो सबसे पहले हम इस भाग को सॉल्व करेंगे। देखिए 34 भाग में क्या है 17, यानी कि हम इसको 34 में 17 का भाग देना है, तो मैं इसे नीचे भी लिख सकता हूँ, गुणे में 2 + 4। हमेशा स्टेप बाय स्टेप कीजिए, कभी आपकी गलती नहीं होगी। देखिए 17 दूनी 34, तो कितना आएगा 2 गुणे में 2 + 4। अब फिर से चेक कीजिए, ब्रैकेट है, नहीं है, का है, नहीं है, भाग है, नहीं है, गुणा है, हाँ गुणा है, तो पहले हम करेंगे गुणा, ठीक है ना। गुणा है तो पहले करेंगे गुणा, 2 दूनी 4 और प्लस में 4, ठीक है। अब क्या बचा दोस्तों, अब तो केवल प्लस ही है, यानी कि जोड़ना बाकी रह गया, तो 4 और 4 8, यानी कि इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यदि आप इसमें बॉड मास नहीं लगाते तो यहाँ बच्चे गलती कर सकते हैं। देखिए बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी मैथमेटिक्स कमजोर होती है, वो करते हैं ऐसी गलती। देखिए 4 और 2 8 और 8 दूनी 16, तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है दोस्तों। देखिए 4 और 2 6, 6 दूनी 12, सॉरी देखिए 4 और 2 6, 6 दूनी 12, इस तरह की गलतियां बच्चे करते हैं। लेकिन आप हमेशा बॉड मास लेके चलिए। तो बॉड मास का नियम क्या कहता है इस टुकड़े में, पहले हम गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, प्लस में 4 लिखेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे। तो हमेशा दोस्तों बॉड मास को याद रखिएगा, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी सवाल अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।